मेनन का घोंसला। कोच्चि के पनमपिल्ली नगर में मेनन का घोंसला नामक भव्य घर हमेशा एक श्मशान की चुप्पी में डूबा रहता था। बाहर शहर अपनी सारी हलचल के साथ जागृत था, वाहनों की गूंज, निर्माण कार्यों की आवाजें और जीवन का निरंतर प्रवाह। लेकिन उस विशाल फाटक के भीतर समय ठहरा हुआ था। वहां केवल सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर की हल्की गुनगुनाहट सुनाई देती थी और 22 साल का आदर्श अपनी एकांत जिंदगी जीता था। वह शहर के एक प्रसिद्ध बिजनेस स्कूल में अंतिम वर्ष का MBA छात्र था। कॉलेज में उसके दोस्त थे, हंसने और बात करने के लिए लोग थे, लेकिन उन दोस्तियों की भी एक सीमा थी। हर दिन शाम को जब वो उस बड़े घर में लौटता तो खालीपन की ठंडक उसे निगल लेती। उसकी मां का चेहरा उसे धुंधली यादों में भी नहीं था। बचपन में ही उन्होंने उसे छोड़ दिया था। उसके पिता गोपीनाथन मेनन कोच्चि के एक प्रसिद्ध निर्माण व्यवसायी थे, मेनन कंस्ट्रक्शंस साम्राज्य के मालिक। उनके लिए बेटा उनकी जान था, लेकिन उस प्यार को व्यक्त करने का समय उन्हें कभी नहीं मिला। साइट्स, मीटिंग्स, बैंगलोर और दुबई की यात्राएं, यही उनकी दुनिया थी। उनके बीच बातचीत हमेशा बिजनेस मीटिंग के एजेंडे की तरह संक्षिप्त होती थी। आदर्श, मैं मुंबई जा रहा हूं नए प्रोजेक्ट के लिए। लौटने में 3 दिन लगेंगे। ठीक है पिताजी, खाते में पैसे डाल दिए हैं। कुछ चाहिए तो फोन करना। ठीक है पिताजी। बस इतना ही। पिता की आवाज में छुपी चिंता उसे समझ आती थी। लेकिन एक थपकी या कैसा रहा तेरा दिन बेटे, जैसे सवाल के लिए उसका मन तरसता था। तभी गोपीनाथन मेनन को एक छोटी स्वास्थ्य समस्या हुई। उच्च रक्तचाप और लगातार यात्राओं ने उन्हें थका दिया था। एक छोटी सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने सख्त आराम की सलाह दी। दवाइयां और भोजन समय पर लेना था, मानसिक तनाव पूरी तरह से टालना था। आदर्श, मैंने एक होम नर्स की व्यवस्था की है, 1 महीने के लिए। मेरे लिए नहीं, तुम्हारी मदद के लिए। मेरे ना होने पर तुम्हें अकेले तकलीफ होगी, पिता ने कहा। इस तरह अनीता उस घर में आई, सफेद साड़ी में नीले फूलों के साथ, चेहरे पर दुनिया का सारा दुख छुपाए हुए सी भावना के साथ वो उस घर की देहरी लांघी। उसकी उम्र करीब 30 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी जो किसी को भी पहली नजर में आकर्षित करती थी, सहानुभूति जगाती थी। मैं अनीता, उसने शालीनता से अपना परिचय दिया। गोपीनाथन सर की देखभाल के लिए एजेंसी से आई हूं। उसकी आवाज में कुछ खास था। उस घर में सालों से गूंजी ना सुनी गई एक स्त्री की आवाज। आदर्श ने उसे देखकर सिर हिलाया। उस पल उसे लगा कि उस घर की चुप्पी में एक छोटा सा बदलाव आया था। एक नया चेहरा, एक नई आवाज। उसे नहीं पता था कि उसकी अकेली दुनिया में घुसी ये औरत उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। अनीता के आने से मेनन का घोंसला में घड़ी की सुइयां तेज चलने लगीं। वो सिर्फ एक होम नर्स नहीं थी, धीरे धीरे वो उस घर की धड़कन बनने लगी। गोपीनाथन मेनन की देखभाल वो किसी फरिश्ते की तरह करती थी। दवाइयां, सख्त खान पान, रक्तचाप की जांच, सब कुछ एक मशीन की सटीकता से होता था। कुछ ही दिनों में उन्हें उस पर पूरा भरोसा हो गया। लेकिन उसका असली निशाना आदर्श था। यह बहुत चालाकी भरा और एक कुशल मूर्तिकार की तरह पत्थर से आकृति तराशने जितना सूक्ष्म था। एक दिन जब आदर्श कॉलेज से थक कर लौटा तो वो एक गिलास नींबू पानी लेकर उसके पास आई। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, प्रोजेक्ट की व्यस्तता है क्या? उसने सहानुभूति से पूछा। यह सवाल आदर्श के लिए नया था। पिता ने भी कभी उसके पढ़ाई के बोझ के बारे में इतनी चिंता नहीं दिखाई थी। हाँ दीदी, थोड़ा व्यस्त हूं, उसने कहा। अगर मां पास होती तो अब तक तुम्हारा मनपसंद खाना बना देती ना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मां शब्द ने उसके मन में एक घाव को छू लिया। वह याद करने की कोशिश करता, बचपन में खाया अवियल का स्वाद अब भी जीभ पर है। अगले दिन दोपहर के खाने में देसी अवियल था। उसका स्वाद सिर्फ उसकी जीभ को ही नहीं, उसकी यादों को भी छू गया। यह सिर्फ शुरुआत थी। उसकी परीक्षा के दिनों में वो रातों की नींद छोड़कर कड़क चाय बनाती। तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, कहकर उसे हौसला देती। जब वो उसका कमरा साफ करती तो उसकी किताबों और डायरी की नोट्स पर ध्यान देती, उसकी पसंद और रुचियों को समझती। पिताजी को तो हमेशा बिजनेस ही चाहिए ना, तुम्हारा दुख कौन देखेगा, एक दिन उसने सहानुभूति से कहा। वे शब्द उसके मन में जहर के बीज की तरह गिरे। इससे पिता से उसकी छोटी सी दूरी बढ़ने लगी और अनीता उसके लिए एकमात्र सहारा बनने लगी। उसने अपनी कहानियां उसे सुनानी शुरू की,
खाड़ी देश में अच्छी स्थिति में रहे पति शाजी के बारे में, वहां हुए हादसे के बारे में, खोई नौकरी और कर्ज के बारे में उसने आंसुओं के साथ बताया। एक समय राजा की तरह जीने वाला इंसान अब कुछ करने की स्थिति में नहीं। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ी। आदर्श ने उसकी हर बात पर पूरा यकीन किया। उसका साथ उसके लिए नशा बन गया। कॉलेज से घर लौटने की जल्दी रहने लगी। उससे बात करते हुए समय का पता ही नहीं चलता था। उसने अपनी जिंदगी के सारे राज, सपने और निराशाएं उसके साथ बांटे। अनिता नाम की ये औरत उसकी माँ और दोस्त दोनों की जगह ले रही थी और वो ये नहीं समझ पाया। उसने जो विश्वास का जाल बुना था वो उसे कितना जकड़ रहा था ये भी उसे नहीं पता था। बाहर मॉनसून की बारिश जोरों से हो रही थी। गोपीनाथन मेनन दिल्ली में किसी बिजनेस के काम से थे। उस बड़े घर में सिर्फ आदर्श और अनिता थे। रसोई में बर्तन धो रही अनिता की सिसकियां सुनकर आदर्श वहां गया। क्या हुआ अनिता दीदी? उसने चिंता से पूछा। उसने साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछी। कुछ नहीं बेटा, उसने कांपती आवाज में कहा। कुछ नहीं, आप रो रही थीं, मुझे बताइए। उसके जिद करने पर वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने उसे पकड़कर पास की कुर्सी पर बिठाया। सब कुछ खो गया बेटा, कर्ज में डूब गए। उससे भी बड़ा दुख, उसे मैं बता नहीं सकती। उसने चेहरा ढक लिया। क्या है दीदी, मुझे बताइए, अगर मैं मदद कर सकता हूं तो। उसने चेहरा उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में दुनिया का सारा दुख भरा था। ये पैसे से हल होने वाली समस्या नहीं बेटा। हमें बच्चा नहीं है। शादी को 8 साल हो गए। शाजी भैया के हादसे के बाद डॉक्टरों ने कहा कि अब बच्चे की कोई संभावना नहीं। सिर्फ इस एक वजह से उनके परिवार और गांव वाले मुझे दोष देते हैं। अगर एक बच्चा होता तो उन्हें जीने की उम्मीद मिलती, मुझे भी ये ताना नहीं सुनना पड़ता। उसके हर शब्द ने उसके मन पर कोड़े की तरह प्रहार किया। उसने एक औरत के दर्द की गहराई देखी। अब मेरे सामने मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बेटा। सबके सामने बांझ की तरह जीने से बेहतर है वो उठकर आत्महत्या की बात करने लगी। आदर्श ने उसे रोका। ये सब मत करो। ऐसा क्यों? वो अचानक उसके पैरों पर गिर पड़ी। तुम मुझे बचा लो, मुझे मेरी जिंदगी लौटा दो। ये जन्म मैं तुम्हारे पैरों में पड़कर जीऊंगी। एक बच्चा देकर मुझे बचा लो। वे शब्द उसके कानों में बिजली की तरह गूंजे। वो स्तब्ध रह गया। उसकी बुद्धि और विचार शून्य हो गए। सामने आंसुओं के साथ अपनी जिंदगी मांग रही एक औरत। उसकी आंखों की दीनता ने उसे तोड़ दिया। उसका मन बार बार कह रहा था कि यह गलत है, लेकिन उसके आंसुओं के सामने उसका सारा प्रतिरोध टूट गया। एक जिंदगी बचाने की सोच ने उसे जकड़ लिया। उस बरसाती रात में उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला लिया। उस बरसाती रात के बाद मेनन का घोंसला का माहौल बदल गया। आदर्श के मन में अपराध बोध की चिंगारियां जल रही थीं, लेकिन एक औरत की जिंदगी बचाने की सोच ने उसे थोड़ा सुकून दिया। अनिता के चेहरे पर धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पुरानी दीनता की जगह आत्मविश्वास नजर आने लगा। उसकी आंखों में सहानुभूति मांगने वाली नजर धीरे धीरे गायब हो गई। कुछ दिनों बाद वो एक कागज लेकर उसके पास आई। मैं गर्भवती हूं, उसने एक डॉक्टर का नोट दिखाते हुए कहा। आदर्श को एक साथ खुशी और डर महसूस हुआ। हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरे पति को शक न हो, इसके लिए कुछ करना होगा। थोड़े पैसे चाहिए, उसने कहा। यह शुरुआत थी। प्यार भरी मदद की मांग धीरे धीरे जरूरतों में बदल गई। अस्पताल का खर्च, खास दवाइयां, पति का कर्ज चुकाने के लिए पैसे। उसकी मांगें बढ़ती गईं। आदर्श ने बिना सोचे पिता के खाते से पैसे दिए। एक दिन उसका रवैया पूरी तरह बदल गया। इस गर्भ का कारण तुम हो। अगर मैं पुलिस में शिकायत कर दूं कि तुमने मेरा यौन शोषण किया तो क्या होगा? उसने धमकी भरे लहजे में पूछा। आदर्श स्तब्ध रह गया। तभी उसने अपना फोन निकाला और एक वीडियो चलाया। उसे देखकर उसका खून ठंडा पड़ गया। उनके निजी पल उसने एक गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड कर लिए थे। उसके चेहरे पर अब तक न देखी गई क्रूर मुस्कान थी। या तो मुझे 50 लाख रुपए दो, नहीं तो ये वीडियो और मेरी शिकायत तुम्हारे पिता और पुलिस के सामने जाएगी। फिर तुम्हारी पढ़ाई और भविष्य सब खत्म। धोखा खाने का एहसास होने पर उसकी दुनिया उलट पुलट हो गई। उसके आंसू, दीनता और कहानियां सब एक जाल थे। ये उसने दुख के साथ समझा। प्यार का दिखावा करके उसकी जिंदगी में घुसी उस औरत का असली चेहरा एक राक्षस की तरह सामने आया। अनिता का असली चेहरा देखकर आदर्श पूरी तरह टूट गया। नींद न आने वाली रातें, बुरे सपनों से चौंक कर जागने वाले दिन। उसका पढ़ाई में ध्यान पूरी तरह खो गया। वो दोस्तों और समाज से छुपने लगा।
आईने में देखने पर भी उसे खुद से घृणा होती थी। इस शर्मिंदगी और अपमान को सहने से बेहतर उसे मरना लगा। एक रात जब सब सो गए, वो अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद किया। वो अपनी जिंदगी खत्म करने की आखिरी तैयारी में था। कई दिनों से बेटे के व्यवहार में बदलाव देख रहे गोपीनाथन मेनन को कुछ गड़बड़ लगी। दिल्ली से लौटने के बाद से बेटा उनसे कतराने लगा था। वो आदर्श के कमरे के बाहर आया और पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। उसके मन में डर बैठ गया। पूरी ताकत लगाकर उसने वो दरवाजा खोला। अंदर एक बेबस इंसान की तरह खड़ा था उसका बेटा, जिसकी जिंदगी हाथ से निकल चुकी थी। पिता को देखते ही आदर्श का नियंत्रण टूट गया। वो एक छोटे बच्चे की तरह पिता के सीने से लगकर फूट फूट कर रोया। हिचकियों के बीच उसने सारी बात कबूल की, धोखे और विश्वासघात की पूरी कहानी। सब सुनने के बाद गोपीनाथन मेनन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला। अब टूटने का समय नहीं था, टूट चुके बेटे को सहारा देने का समय था। उन्होंने बेटे को गले लगाया, तूने एक गलती की आदर्श, लेकिन जिंदगी खत्म करना इसका हल नहीं। इस धोखे के पीछे वालों को कानून के सामने लाना होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन। कहानी विश्वास का पाठ। उन शब्दों में एक पिता का स्नेह और वर्षों के अनुभव से समृद्ध एक योद्धा का दृढ़ संकल्प था। उस पल में आदर्श को अपनी खोई हुई हिम्मत वापस मिल गई। उसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है और उसका पिता एक विशाल वृक्ष की तरह उसका सहारा बनकर उसके साथ है। गोपीनाथन मेनन ने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपने उच्च पुलिस अधिकारी मित्र DYSP वर्गीज से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। उन्होंने मामले की गंभीरता और अपने बेटे के भविष्य के बारे में विस्तार से बताया। वर्गीज एक कुशल अधिकारी थे। उन्होंने एक जाल बिछाने का फैसला किया। उनकी योजना के अनुसार आदर्श ने अनीता को फोन किया। मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन 50 लाख रुपए एक साथ मेरे पास नहीं है। हम व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, मैं एक अग्रिम राशि दूंगा, बाकी बाद में, उसने कांपती आवाज में कहा। अनीता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने उसे शहर के बाहर एक पुराने कम भीड़भाड़ वाले गेस्ट हाउस में आने के लिए कहा। निर्धारित दिन पर गोपीनाथन मेनन और आदर्श एक बैग लेकर, जो पैसे से भरा हुआ प्रतीत होता था, उस गेस्ट हाउस पहुंचे। उनके हर कदम पर नजर रखते हुए विभिन्न भेष में पुलिसकर्मी उस क्षेत्र में तैनात थे। कुछ ही देर में एक कार गेस्ट हाउस के आंगन में आकर रुकी। उसमें से अनीता और उसका पति कहलाने वाला शाजी आत्मविश्वास के साथ उतरे। शाजी के चेहरे पर एक अपराधी की क्रूरता की छाया थी। पैसे कहाँ हैं? शाजी ने कठोर आवाज में पूछा। गोपीनाथन मेनन ने शांतिपूर्वक बैग उनकी ओर बढ़ाया। अनीता ने उत्साह के साथ बैग खोला। उसमें नोटों की गड्डियां देखकर उसका चेहरा विजयी भाव से चमक उठा। उसी क्षण अब तक विभिन्न स्थानों पर छिपे पुलिसकर्मी बिजली की गति से उनके चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। DYSP वर्गीज आगे आए। खेल खत्म अनीता। पुलिस को देखते ही उनके चेहरों की मुस्कान गायब हो गई। भागने का कोई रास्ता न देखकर वे स्तब्ध खड़े रह गए। ब्लैकमेलिंग और पैसे ठगने की कोशिश के लिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अनीता के फोन में मौजूद वीडियो को पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में कब्जे में लिया। जब पुलिस जीप सायरन बजाते हुए उन्हें लेकर चली गई, गोपीनाथन मेनन ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। धोखे के अंधेरे से कानून के उजाले की ओर वे एक साथ चले। पुलिस पूछताछ में अनीता और शाजी का असली चेहरा पूरी तरह से उजागर हो गया। वे एक बड़े ठगी गिरोह का हिस्सा थे। अनीता की सुंदरता और अभिनय कौशल का उपयोग करके वे धनी युवकों को अपने जाल में फंसाते और पैसे ठगते थे। पुलिस ने पाया कि इससे पहले भी कई शहरों में उन्होंने यही अपराध किया था। कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी। ठोस सबूतों के आधार पर अदालत ने उन्हें कठोर कारावास की सजा सुनाई। इन घटनाओं ने आदर्श के जीवन में बड़े बदलाव लाए। वो पुराना अकेला युवक नहीं रहा। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना अपने पिता के साथ मिलकर करने से उसे एक नया आत्मविश्वास मिला। उनके और उनके पिता के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। वे एक साथ व्यवसाय के मामलों को देखने लगे। हालांकि धोखे का वो घाव ठीक होने में समय ले रहा था। गोपीनाथन मेनन ने अपने बेटे के लिए एक अच्छे काउंसलर की व्यवस्था की। धीरे धीरे आदर्श उस त्रासदी से मानसिक रूप से उबरने लगा। कई महीनों बाद एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं जेल में जाकर अनीता से मिलना चाहता हूं। पिता की सहमति से वो जेल पहुंचा।
आगंतुक कक्ष में लोहे की सलाखों के पीछे खड़ी अनीता की शक्ल देखकर वो हैरान रह गया। उसकी पुरानी सुंदरता या आकर्षण अब नहीं था। उसके चेहरे पर एक पराजित अपराधी की उदासीनता थी। उसने शांतिपूर्वक उससे पूछा, "यह सब क्यों किया?" पुलिस को देखते ही उनके चेहरों की मुस्कान गायब हो गई। भागने का कोई रास्ता न देखकर वे स्तब्ध खड़े रह गए। ब्लैकमेलिंग और पैसे ठगने की कोशिश के लिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अनीता के फोन में मौजूद वीडियो को पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में कब्जे में लिया। जब पुलिस जीप सायरन बजाते हुए उन्हें लेकर चली गई, गोपीनाथन मेनन ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। धोखे के अंधेरे से कानून के उजाले की ओर वे एक साथ चले। पुलिस पूछताछ में अनीता और शाजी का असली चेहरा पूरी तरह से उजागर हो गया। वे एक बड़े ठगी गिरोह का हिस्सा थे। अनीता की सुंदरता और अभिनय कौशल का उपयोग करके वे धनी युवकों को अपने जाल में फंसाते और पैसे ठगते थे। पुलिस ने पाया कि इससे पहले भी कई शहरों में उन्होंने यही अपराध किया था। कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी। ठोस सबूतों के आधार पर अदालत ने उन्हें कठोर कारावास की सजा सुनाई। इन घटनाओं ने आदर्श के जीवन में बड़े बदलाव लाए। वो पुराना अकेला युवक नहीं रहा। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना अपने पिता के साथ मिलकर करने से उसे एक नया आत्मविश्वास मिला। उनके और उनके पिता के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। वे एक साथ व्यवसाय के मामलों को देखने लगे। हालांकि धोखे का वो घाव ठीक होने में समय ले रहा था। गोपीनाथन मेनन ने अपने बेटे के लिए एक अच्छे काउंसलर की व्यवस्था की। धीरे धीरे आदर्श उस त्रासदी से मानसिक रूप से उबरने लगा। कई महीनों बाद एक दिन उसने अपने पिता से कहा, "पिताजी, मैं जेल में जाकर अनीता से मिलना चाहता हूं।" पिता की सहमति से वो जेल पहुंचा। आगंतुक कक्ष में लोहे की सलाखों के पीछे खड़ी अनीता की शक्ल देखकर वो हैरान रह गया। उसकी पुरानी सुंदरता या आकर्षण अब नहीं था। उसके चेहरे पर एक पराजित अपराधी की उदासीनता थी। उसने शांतिपूर्वक उससे पूछा, "यह सब क्यों किया?" वो उसे भावहीन नजरों से देखती रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका मौन ही सबसे बड़ा जवाब था। वो उसके लिए काफी था। जब वो वापस मुड़ा तो आदर्श के मन में कोई बोझ नहीं था। मानवीय रिश्तों और विश्वास के बारे में एक बड़ा सबक सीखकर वो एक अधिक परिपक्व और सतर्क इंसान के रूप में जीवन में वापस चला। सामने एक नया भविष्य उसका इंतजार कर रहा था। एर्नाकुलम क्राइम ब्रांच कार्यालय के ठंडे पूछताछ कक्ष में डीवाईएसपी वर्गीस के सामने अनीता और शाजी बैठे थे। अनीता के चेहरे पर अभी भी एक मासूम महिला का भाव लाने की कोशिश थी। शाजी की आंखों में पुलिस के प्रति तिरस्कार भरा था। "मेरा नाम अनीता है, मैं एक होम नर्स हूं। उस लड़के ने मुझे धोखा दिया सर," वो रोते हुए कहने लगी। वर्गीस ने शांतिपूर्वक मेज पर रखा उसका फोन उठाया और उस वीडियो को चलाया। उसमें मौजूद दृश्य देखते ही उसके चेहरे से अभिनय की आखिरी कणिका भी गायब हो गई। यही है धोखा। एक बातचीत को रिकॉर्ड करना भी अपराध है। ये आपने छिपे हुए कैमरे से शूट किया है। ब्लैकमेलिंग, साजिश, पैसे ठगने की कोशिश। कम से कम 10 साल तक जेल में रह सकते हैं, वर्गीस ने कहा। अगली बारी शाजी की थी। वो शुरू से ही आक्रामक था। "वो मेरी पत्नी है। उस लड़के ने उसे परेशान किया। हमने इसके लिए न्याय मांगा। क्या ये गलत है?" वर्गीस ने एक फाइल खोली। शाजी, उम्र 38, असली नाम रशीद, पालक्कड़ का रहने वाला, बैंगलोर में एक ज्वेलरी चोरी के मामले और चेन्नई में एक रियल एस्टेट ठगी के मामले में आरोपी। अनीता नहीं, असली नाम सीनत, रशीद की सह अपराधी। क्या आपको लगा कि हम आपकी खाड़ी की कहानी और दुर्घटना पर विश्वास कर लेंगे? जब उन्हें पता चला कि पुलिस के पास उनकी असली कहानी है, उनका बचाव टूट गया। धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। वे धनी परिवारों के युवकों को निशाना बनाने वाले एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे। अनीता की सुंदरता और अभिनय कौशल उनका मुख्य हथियार था। आदर्श से पहले भी उन्होंने कई लोगों को इसी जाल में फंसाकर लाखों रुपए ठगे थे। पूछताछ के दौरान गोपीनाथन मेनन को एहसास हुआ कि उनका बेटा कितने बड़े खतरे से बचा था। जब कानून की बाहें उन्हें जकड़ रही थीं, बाहर उनके बेटे का जीवन सुरक्षित हो रहा था। अनीता और शाजी की गिरफ्तारी कोच्चि के अखबारों में एक छोटी खबर के रूप में छपी। ब्लैकमेल ठगी गिरोह पकड़ा गया शीर्षक से परे गोपीनाथन मेनन ने अपने प्रभाव का उपयोग करके ये सुनिश्चित किया कि आदर्श का नाम कहीं ना आए। लेकिन दुनिया से छिपे घाव आदर्श के भीतर गहरे थे। वो रातों में चौंक कर उठता था,
लोगों का सामना करने से डरता था। उसके बदलाव को देखकर गोपीनाथन मेनन ने शहर के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर चेरियन से संपर्क किया। शुरुआत में बात करने में हिचकिचाहट के बावजूद डॉक्टर के सौम्य रवैये के सामने आदर्श धीरे धीरे खुलने लगा। उसने अपने अनुभव, विश्वासघात, अपराध बोध और डर को साझा किया। आदर्श, आप एक शिकार हैं। आपकी सहानुभूति और प्रेम का एक अपराधी ने फायदा उठाया। इसमें आपको शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने कहा। उनके शब्दों ने उसे बहुत राहत दी। काउंसलिंग सत्रों ने उसे धीरे धीरे जीवन में वापस ला दिया। उसी समय गोपीनाथन मेनन भी बदल रहे थे। उन्होंने अपनी व्यस्तता कम की और अपने बेटे के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। वे एक साथ नाश्ता करते, व्यवसाय के मामलों पर चर्चा करते और रात में पुरानी फिल्में देखते। एक रात बालकनी में बैठे हुए गोपीनाथन मेनन ने कहा, मेरे शुरुआती दिनों में मुझे भी बहुत धोखा मिला था। व्यवसाय में जिन पर भरोसा किया उन्होंने ही पीठ में छुरा घोंपा। लेकिन हर गिरावट हमें और मजबूत बनाती है। अब तुम भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। पिता को पहली बार अपनी जिंदगी की असफलताओं के बारे में बात करते सुनकर आदर्श को आश्चर्य हुआ। उस पल में उनके बीच की अदृश्य दीवार पूरी तरह से ढह गई। पिता और पुत्र से परे वे अच्छे दोस्त बन गए। धोखे के घावों को ठीक होने में समय लग सकता था, लेकिन वे घाव उन्हें और करीब लाए थे। अदालत के ठंडे गलियारों में आदर्श को सांस लेना मुश्किल लगता था। हर बार जब केस की सुनवाई होती, उसका दिल तेजी से धड़कता। अनीता और शाजी का मुकदमा महीनों तक चला। गोपीनाथन मेनन ने शहर के सबसे अच्छे आपराधिक वकील एडवोकेट मैथ्यू कुरियन को केस सौंपा था। प्रतिपक्ष के वकील ने अनीता को एक असहाय शिकार के रूप में चित्रित करने की पूरी कोशिश की। आदर्श की अमीर पृष्ठभूमि का उपयोग करके उन्होंने दावा किया कि उसने अनीता को लुभाकर धोखा दिया था। हर तर्क सुनते हुए आदर्श के भीतर अपमान की आग भड़क उठी। उसे डर था कि क्या पूरी दुनिया उसे अपराधी समझ रही है। एक बार पूछताछ के लिए उसे अदालत में जाना पड़ा। प्रतिपक्ष के वकील के तीखे सवालों के सामने वो डगमगा गया। मिस्टर आदर्श, आपके घर में काम करने वाली एक गरीब महिला के साथ इतनी नजदीकी क्यों थी? क्या आपने उनके बच्चा ना होने की वजह से सहानुभूति दिखाकर उनका फायदा उठाने की कोशिश नहीं की? हर सवाल उसे तीर की तरह चुभता था। लेकिन एडवोकेट मैथ्यू कुरियन का हस्तक्षेप उसके लिए सहारा बना। माननीय, हमारे पास सबूत हैं जो साफ करते हैं कि असली शिकार कौन है। ये कहते हुए उन्होंने वो छिपा हुआ कैमरा फुटेज अदालत में पेश किया। साथ ही अनीता और शाजी की पिछली ठगियों, उनके असली नाम और आपराधिक इतिहास की जानकारी वाली पुलिस रिपोर्ट भी निर्णायक साबित हुई। दिनों तक चली पूछताछ और तर्क वितर्क के बाद वह दिन आया। अदालत का कमरा शांत था। जज ने फैसला सुनाया। उपलब्ध सबूतों के आधार पर सीनत उर्फ अनीता और रशीद उर्फ शाजी को साजिश, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी का दोषी सिद्ध किया गया है। अदालत उन्हें 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाती है। फैसला सुनकर अनीता और शाजी भावहीन खड़े रहे जब पुलिस उन्हें ले जा रही थी। आदर्श ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ा। न्याय का उजाला उसके जीवन में लौट आया था और उसकी आंखें राहत से भर आईं। फैसले के 1 साल बाद वो घटना आदर्श के जीवन में एक निशान के रूप में बनी रही, लेकिन इसने उसे और मजबूत और परिपक्व बनाया। उसने MBA उच्च अंकों के साथ पास किया और अब मेनन कंस्ट्रक्शंस में अपने पिता के दाहिने हाथ के रूप में काम कर रहा था। उसका जीवन अब प्रोजेक्ट्स, साइट विजिट्स और मीटिंग्स से भरा था। अकेलेपन की पुरानी छायाएं पूरी तरह से गायब हो चुकी थीं। पिता और पुत्र से परे वे अब बेहतरीन बिजनेस पार्टनर बन चुके थे। एक शाम कोच्चि के एक नए कॉफी शॉप में आदर्श अपनी प्रोजेक्ट की आर्किटेक्ट माया का इंतजार कर रहा था। माया एक चुस्त और बातूनी लड़की थी। उनकी बातचीत अक्सर प्रोजेक्ट की सीमाओं से आगे बढ़कर यात्रा और किताबों तक पहुंच जाती थी। आदर्श, आप हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हैं? उसने हंसते हुए पूछा। वो मुस्कुराया। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अनुभव हमें ऐसा बना देते हैं। कैसा अनुभव? उसने उत्सुकता से पूछा। वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया। पहले होता तो वो विषय बदल देता, लेकिन अब वो ऐसा कर सका। एक बार मैंने किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा किया, उससे बहुत कुछ सीखा, उसने शांतिपूर्वक कहा। उसकी आवाज में परिपक्वता और ईमानदारी ने माया को आकर्षित किया। उनकी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ रही थी। आदर्श को एहसास हुआ कि ये एक नई शुरुआत थी। बिना डर या संदेह के ईमानदारी पर बनी एक रिश्ते की शुरुआत।
बाहर कोच्चि शहर अपनी हलचल में डूब रहा था और आदर्श माया से बात कर रहा था। उसके मन में कोई बोझ नहीं था। धोखे की आग को पार कर वो एक नई दुनिया में पहुंचा था। नया आकाश, नई धरती। वहां विश्वास के नए अर्थ थे।